Hello, good morning. This is me, Vivek, and this is our fourth and the last video of the topic we started 2 to 3 days back, जो कि हमारा था इंडियाज स्ट्रेटेजी फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी कि कार्बन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ टॉपिक का। ये हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक है और एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो उसमें ऐसा है कि जैसे ग्रीन हाउस गैसेज़ होती है, गैसेज़ एमिशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। क्या होता है, एज़ अ ब्लैंकेट की तरह फ़ॉर्म हो जाता है वो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में। कुछ गैसेज़ होती हैं, जो आपके अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। तो वो कौन-सी गैसेज़ होती हैं, जैसे आपका वाटर वेपर भी आता है उसमें, नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है N2O और कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है। तो ये कुछ गैसेज़ हैं, ग्रीन हाउस गैसेज़। तो इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है अर्थ का। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा अर्थ का, तो आपका जो ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट हो जाएँगे। जब ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो जाएँगे, तो आपका जो सी लेवल है, वो राइज़ करेगा। सी लेवल राइज़ करेगा, तो जो आपका एक कोस्टल एरिया है, वेस्ट बंगाल टू गुजरात, जो ये कोस्ट के आस-पास में है, तो इसमें आपका क्या होगा, ये सबमर्ज होने शुरू हो जाएँगे। तो ये कोस्टल एरियाज़ हर जगह पर, जहाँ पर भी कोस्टल एरिया है आपकी पूरी दुनिया में, तो इसके इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। और ये टॉपिक जो हमारा चला हुआ है कि इंडिया क्या कर रहा है उसमें, तो उसमें हमने कुछ पिछले पार्ट्स में देखा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसका सीओपीज़ को देखा था हमने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीओपीज़ जो आपसे पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम्स में। और तो इस वीडियो में हमारा जो मेन काम है वो यही है कि इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और इंडिया ने आज तक क्या-क्या किया है इस कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम 2015 पे जाते हैं, जहाँ पर हमारा पीसीए एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ये कॉप 21 भी कहते हैं इसे। और पीसीए में क्या होता है, डिसाइडेड एवरेज अर्थ टेम्परेचर शुड नॉट गो बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस बाय 2100। ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारी 2100 साल पूरे हो जाएँगे, अभी हम 2023 में चले हुए हैं, तो उसका उसमें टारगेट दिया था पीसीए में, 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एवरेज अर्थ टेम्परेचर का इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? 2100 तक। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट आती है 2019 में, वो इस 2 डिग्री सेल्सियस को रिड्यूस कर देते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस में। तो बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज़ भी रहते हैं इन 2 टेम्परेचर्स को लेके कि एक 2 डिग्री सेल्सियस और एक 1.5 डिग्री सेल्सियस है। तो 2 डिग्री सेल्सियस मैं बता दूँ आपको कि ये पीसीए एग्रीमेंट में था 2015 में, और आईपीसीसी की रिपोर्ट आती है 2019 में, वो इसको रिड्यूस करते हैं 2 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर? तो अब देखते हैं हम कि इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपके क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, आपका जो कार्बन एमिशन है उसकी रिडक्शन करने के लिए इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि फोकस टुवर्ड्स आईएसए। तो आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आईएसए क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये एक अलायंस फॉर्म हुई थी आपकी 2015 में। इंडिया इसमें एक मेन लीडर था, जिसको हम कहते हैं वेनगार्ड लीडर, VEINGUARD। तो ये एक वर्ड है, आप नोट भी कर सकते हैं। वेनगार्ड मीन्स लीडर। इंडिया वाज वेनगार्ड ऑफ आईएसए इन 2015, ठीक है? तो उसमें आपका इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एग्रीमेंट होता है। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, एफर्ट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस अगेंस्ट climate change through deployment of solar energy solutions to develop and deploy और सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज़। तो इसका यही मतलब है कि सोलर एनर्जी के थ्रू जो हमारे पास सोलर एनर्जी, आप समझ ही जाएँगे कि जो आपका सन के थ्रू आपके पास सोलर एनर्जी है, उसके थ्रू हम कितना उसको रिन्यूएबल उसमें ला पाते हैं। अगर हम हम बात करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ की, तो हमारे पास विंड एनर्जी है, उसमें सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, जियोथर्मल है, ओशनिक है ना? ये क्या है कि ये
बार-बार हम यूज़ कर सकते हैं इसको, है ना? रिन्यू कर सकते हैं। और एक होता है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़, जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल मतलब कि जो उसका बाद में यूज़ नहीं हो सकता, जो एक बार यूज़ हो गया, वो हो गया। जैसे हमारे पास कोल एनर्जी है, हमारा डीज़ल है, हमारा पेट्रोल है। तो ये जो फ्यूल्स हैं, ऑयल्स हैं, है ना? जितना भी आपके पास ये नेचुरल गैस वगैरह, तो ये आपके पास क्या है कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं, ठीक है? फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं इसको और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं। तो वही कह रहा है ये कि फ़ोकस टुवर्ड्स आईएसए। जब हम एक लीडर रहे हैं आईएसए में 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, तो ये एक अलायंस बनाई गई थी कि जो भी कंट्रीज़ ट्रॉपिक्स के बीच में लय कर रही है, क्योंकि आपको पता ही है एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। धरती है जैसे जो आपकी अर्थ है, अर्थ के 23 एंड हाफ डिग्री पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और 23 एंड हाफ डिग्री नीचे को जो आते हैं आप साउथ पोल की साइड में, वहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो उसके बीच का जो एरिया होता है उसको कहते हैं आप द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक्स। तो वहाँ पर क्या होता है जो आपका ट्रॉपिकल एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा धूप रहती है। सनलाइट जो है उसके ऊपर डायरेक्टली फॉल करती है, सबसे ज़्यादा रहता है वहाँ पे टेम्परेचर। तो ये आपको मैं ज्योग्राफ़ी के जब हम लेक्चर्स लेंगे तो वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझाऊँगा, इसमें भी काफ़ी कंसेप्ट रिलेटेड रहता है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो आईएसए था उसमें एक जो कंट्रीज़ थी ट्रॉपिक्स के बीच में, जहाँ पर सनलाइट मैक्सिमम थी, तो वहाँ पर इंडिया और फ्रांस ने ये एक एग्रीमेंट किया था। तो इसका मेन काम क्या था कि जो आपका कोई भी घर है पूरी दुनिया में जहाँ पर भी वो एक्सेसिबल है, इनएक्सेसिबल है, पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते, तो एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव लाइट एट देयर होम। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि लाइट हर जगह पर होनी चाहिए। कोई चाहे दूर-दराज के एरियाज़ में रह रहा है, चाहे जहाँ भी रह रहा है, तो लाइट हम हर जगह पर होनी चाहिए, है ना? तो उसका था कि भई आप सोलर एनर्जी के थ्रू कैसे कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, है ना? तो सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजीज़ को लाते हैं, सोलर एनर्जी कुछ नई ऐसी टेक्नोलॉजी लाते हैं कि जैसे आपके सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल के थ्रू ही आएगी सोलर एनर्जी और तो कैसे ही आएगी, है ना? सोलर पैनल के थ्रू आएँगे। तो वही बात थी इसमें कि टू मेक श्योर और ये था कि मोर फोकस्ड इन एलडीसीज़ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड एसआईडीएस स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ठीक है? जो आपकी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उस पर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा और जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जैसे आपकी इंडोनेशिया वाली साइड पर है, जो आपकी आइलैंड्स हैं छोटी-छोटी, उस पर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, ठीक है? इसमें यही था और इसका हेडक्वार्टर आईएसए का गुरुग्राम में है, इंडिया में। इसके 106 मेंबर्स हैं, आप इतना याद रखें इसका। तो पहली स्ट्रैटेजी में जो हमने देखा कि इंडिया का जो मोर फ़ोकस टुवर्ड्स आईएसए, आईएसए में एक अच्छा लीडर है इंडिया, मेन लीडर है, तो उस पर ज़्यादा फ़ोकस रहना चाहिए इंडिया का। और फिर हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, तो इसमें सीडीआरआई, कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सीडीआरआई का मतलब क्या है? कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारे मोदी जी ने किया था 2019 में इसको लॉन्च, और इसमें आपके पास कंट्रीज़ हैं, इंडिया एंड यूके आर इन्वॉल्व्ड। सेकंड मेजर इनिशिएटिव ऑफ इंडिया आफ्टर आईएसए, ये दूसरा मेजर इनिशिएटिव है आफ्टर आईएसए। प्रिजर्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद एनी टाइप ऑफ डिज़ास्टर। कोई भी डिज़ास्टर आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है आपका, सुनामी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, फ्लडिंग हो जाती है, कुछ भी आ जाता है अर्थक्वेक से रिलेटेड या फिर जो भी आपका डिज़ास्टर आता है, तो उसमें आप कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने घरों को उसको इतने लायक बनाते हो कि वो उसका शॉक एब्ज़ॉर्ब कर लें। टू मेक होम्स रेज़िलिएंट टू क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है? कि आप कैसे अपने घरों को इतना वो बनाते हो कि वो डिज़ास्टर रेज़िलिएंट बन जाएँ, कि वो अपने उसको शॉक को एब्ज़ॉर्ब कर पाएँ। तो इसमें एग्ज़ाम्पल रहेगा आपके पास वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर। वर्नाक्युलर का मतलब होता है लोकल, लोकल एंड ट्रेडिशनल। जैसे हमारे यहाँ पर कहीं पर भी देख लो, आप पहाड़ों में देख लो या कहीं पर भी, तो आपके जो घर होते थे ट्रेडिशनल, जो आपके पुराने घर थे, तो वो आपके इन शॉक्स को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए बने थे। जो डिज़ास्टर्स हैं, तो उनको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए बने हुए थे वो घर। और आज की डेट में हमने कंक्रीट जंगल्स तैयार कर दिए हैं, जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं अपने आस-पास। तो वो उतना कारगर नहीं रहेगा आपका शॉक्स को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए।
इसमें एग्ज़ाम्पल आप ये ले सकते हैं कि स्लांटेड टॉप्स सो दैट रेन वाटर फ्लोज़ विदाउट हार्मिंग। जो आपके टॉप्स हैं वो स्लांटेड रहते थे पहले पुराने घरों में। अब भी रखे होते हैं कुछ लोगों ने, बट ज़्यादातर हमारे पास फ्लैट रूफ्स भी आ चुके हैं। तो अगर स्लांटेड रहते हैं तो उसमें पानी अच्छे से निकल जाता है, ठीक है? और इन फ्लड एरियाज़ जैसे आपका मेघालय वगैरह हैं, मेघालय जो स्टेट है हमारी नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, होम्स ऑन पिलर प्लेटफ़ॉर्म। जो पिलर प्लेटफ़ॉर्म का मतलब ये है कि आपका जो घर है वो पहले नीचे जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उसमें पिलर्स खड़े किए गए हैं और घर आपका फर्स्ट फ्लोर में ऊपर जाकर है। तो जो आपका फ्लड आएगा वो पानी नीचे से निकल जाएगा। तो मेघालय में ऐसे ट्रेडिशनल घर बने हुए हैं। कंबाइनिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न नॉलेज, इसका मतलब यही है सीडीआरआई का, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को आप उस नॉलेज को आप कंबाइन करें, ठीक है? फिर इसमें एक दूसरा इनिशिएटिव आता है जो इंडिया ने लिया है, ये सीडीआरआई था जो ये 2019 में लिया है मोदी जी ने, ठीक है? और इसमें एक और इनिशिएटिव आता है लॉन्च्ड बाय इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, आईआरआईएस, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, है ना? जो भी स्टेट्स आपकी वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज है, तो उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, आईआरआईएस। बाद में ये दोनों मर्ज कर दिए गए, आईआरआईएस और आपका सीडीआरआई। आईआरआईएस है आपका लॉन्च्ड बाय इंडिया, रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। इसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व्ड हैं, इंडिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। और आपके पास सीडीआरआई में 2 कंट्रीज इन्वॉल्व थी, इंडिया एंड यूके। स्मॉल आइलैंड स्टेट कंट्रीज कंट्रीब्यूट। देखिए एक बात है इसमें, जैसे आपका स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, जो आपकी छोटी आइलैंड्स हैं, आइलैंड स्टेट्स हैं, जो छोटी आइलैंड स्टेट्स हैं, वो सिर्फ 1% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती हैं। और उनको सबसे ज़्यादा खतरा है क्लाइमेट चेंज का। जो स्मॉल आइलैंड्स आपकी है, वो सिर्फ कार्बन जो एमिट करती है, जो पूरी दुनिया कार्बन एमिट करती है, उसका सिर्फ 1% पार्ट रखती है ये आइलैंड्स। और जो सबसे ज़्यादा और जो खतरा है, वो भी इनको सबसे ज़्यादा ही है, एंड दे आर मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। तो यही था इसमें, एक सीडीआरआई था, एक आईआरआईएस था, और तो इसमें आपका अचीवमेंट एट ग्लासगो, और ये जो ग्लासगो में हुआ था आपका 2021 में, जो कॉप मीटिंग हुई थी 2021 में, तो वहाँ पर जो था आपका वो अ, मतलब कि ग्लासगो में इसको मर्ज किया गया, सीडीआरआई और आईआरआई इसको ग्लासगो में ही मर्ज किया गया, ठीक है जी। और इसमें आपके पास 2-3 टॉपिक पॉइंट्स और हैं। फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, फेम 2 स्कीम जो था आपका, कि इंडिया शुड डिस्कस मोर ऑन फेम 2 स्कीम। अब इसमें एक वर्ड बताऊँगा आपको, कैनवास, CANVASS। ये आप अपनी वोकैब्युलरी में इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, CANVASS। इसका मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूअसली टॉक अबाउट या फिर डिस्कस। तो मतलब इंडिया शुड डिस्कस और कॉन्टिन्यूअसली टॉक अबाउट फेम 2 स्कीम, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ही हमारे पास जो हमारा फ्यूल की कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी। वही बात है, सिंपल सी बात है ना? कि जो आपका पेट्रोलियम और डीज़ल यूज़ हो रहा है वो उतना कम हो जाएगा जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल आएँगे। तो फेम 2 स्कीम के बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए। एंड इंडिया शुड कंटिन्यू कमिटमेंट टुवर्ड्स MI, मिशन इनोवेशन। एक ये मिशन इनोवेशन था, ये 2015 में आया था, है ना? इन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, पीसीए में आया था ये मिशन इनोवेशन। इसमें क्या था कि क्लीन एनर्जी के लिए बात की गई थी। क्लीन एनर्जी से मतलब होता है आपका इंक्रीज़ इन सोलर कैपेसिटी, है ना? क्लीन एनर्जी का मतलब होता है आपका, क्लीन एनर्जी किसको कहते हैं? क्लीन एनर्जी दैट डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज विदाउट एमिटिंग जीएचजी। क्लीन एनर्जी वही है कि जो किसी भी तरह का पॉल्यूटेंट आपका एमिट नहीं करेगा। जैसे आपका विंड एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी होगी, ये चीज़ें ऐसी है कि ये क्लीन है ना? तो इसमें कोई भी आपका पॉल्यूटेंट एमिट नहीं होगा और ग्रीन हाउस गैसेज़ एमिट नहीं करेंगे ये, है ना? जो आपका टेम्परेचर बढ़ाते हैं क्लाइमेट का।
तो इसमें यही है, एक मिशन इनोवेशन पे बात करनी चाहिए इंडिया को, एक फेम टू स्कीम पे बात करनी चाहिए, एक CDRI पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, एक RIS पे फोकस रखना चाहिए, एक ISA पे ज़्यादा बात करनी चाहिए, फोकस टूवर्ड्स ISA। और इसमें आप आगे जाएंगे तो एक और चीज़ है इसमें, LMDC, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़, और एक है लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल। ये आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल क्या है? लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल है कि आपका जिस कंट्री का जितना लॉस हुआ है, लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल का मतलब है कि कोई कंट्री जितना भी आपका डैमेज हो रहा है उसका, तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इंडिया शुड कंटिन्यू टू एक्ट एज अ लीडर ऑफ LMDC, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, एंड शुड आस्क फॉर लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल। LMDC लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज हो गया इसका मतलब। और जैसे आपके ना सुनामी आया था 2004 में, 26 दिसंबर 2004 में आपके सुनामी आया था इंडोनेशिया में। आप सबको याद ही होगा 2004 में, है ना? सुनामी स्ट्रक द सुमात्रा आइलैंड्स। सुमात्रा आइलैंड्स कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, 2.5 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड मोस्ट पीपल आर फ्रॉम इंडोनेशिया। ज़्यादातर लोग ये इंडोनेशिया के ही हैं, और 2.5 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। एंड उसके बाद क्या होता है, सो इंडोनेशिया इज आस्किंग फॉर लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। दोज हु आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस शुड फिल द पेनल्टी फॉर डैमेज। अब क्या, देखिए एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे। इंडोनेशिया क्या कह रहा है, जो सुनामी आई 2004 में, 26 दिसंबर 2004 में, तो उसमें सबसे ज़्यादातर लोग आपके इंडोनेशिया के सफ़र किया, जो आपके सुमात्रा आइलैंड्स में आई। तो उसमें 2.5 लाख लोग आपके इंडोनेशिया से थे। तो इंडोनेशिया क्या बोल रहा है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल, कि जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, कार्बन एमिशन के लिए, पॉल्यूशन के लिए, जो कंट्री ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो ज़्यादा पे करें, है ना? और बात भी सही है, जो इंसान ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज़ के लिए, उसी इंसान को तो हम अकाउंटेबल मानेंगे ना यार, उसी इंसान को तो हम गलत ठहराएंगे। अब वैसी बात यहाँ पर है कि जो कंट्रीज ज़्यादा कार्बन एमिट कर रही है, उन्हीं कंट्रीज को उन्हीं कंट्रीज को पे करना चाहिए इसमें, लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल में। ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम कि सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन कौन कंट्रीज कर रही है। सबसे ज़्यादा करती है आपकी चाइना, दूसरे नंबर पे आती है आपकी USA, थर्ड आती है आपकी यूरोपियन यूनियन, और फोर्थ आती है आपकी इंडिया। तो जब आपका US और चाइना, चाइना सबसे ज़्यादा कर रही है, चाइना US सबसे ज़्यादा एमिट कर रही है, और उसका आपको डैमेज किसको हो रहा है सबसे ज़्यादा? डैमेज हो रहा है आपको जो आपकी आइलैंड स्टेट्स हैं, जो आपकी इंडोनेशिया वगैरह है, जहाँ पर सुनामी वगैरह है। तो ये वो था कि लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल, दोज हु आर एमिटिंग मोर कार्बन शुड पे मोर फॉर द डैमेज। ठीक है, ये था लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल। और इसी से रिलेटेड एक आपको अभी करंट की बात बताते हैं कि ये जो आपका COP27 हुआ था शर्म एल शेख में, इजिप्ट में, इसमें क्या हुआ है, इसमें आपका लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल को शर्म एल शेख में क्या हुआ है, इसको अग्रीमेंट को, लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल को, फंडिंग को, मतलब कि उसका साइन हो चुका है ये अग्रीमेंट, लॉस एंड डैमेज। COP27 2022 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 साइंड अग्रीमेंट टू प्रोवाइड लॉस एंड डैमेज फंडिंग टू वल्नरेबल कंट्रीज। वो अग्रीमेंट साइन हो चुका है, ये रिसेंट की बात है, अभी 5-7 महीने पहले की बात है ये COP27 की। तो आपको ऐसे-ऐसे पॉइंट्स पता होने चाहिए। आपको ये मैंने 5-6 पॉइंट्स बताए हैं कि इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। एक बार इनको फट से रिवाइज़ कर देते हैं, फटाफट रिवाइज़ कर देते हैं। मोर फोकस टुवर्ड्स ISA, CDRI, IRIS, फिर वो दोनों मर्ज हो गए हैं, और फिर फेम 2 की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर आपके पास फेम 2 स्कीम जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। फिर आपके पास लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल, जो ज़्यादा डैमेज करेगा वो ज़्यादा पे करें। और इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं एक अच्छा सा कि इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। 5-6 पॉइंट्स डाल देंगे तो काफ़ी है, आपको इतना पता होना चाहिए। और इस टॉपिक को हम इसी वीडियो में कंक्लूड भी कर लेते हैं। थोड़ा सा और भी रह गया है टॉपिक में तो अब बताने के लिए कि चाइना क्या कर रहा है, और
तो वो आपको आगे बताऊँगा फिर मैं किसी और टॉपिक में, जब जहाँ पर हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करेंगे, वहाँ पर बात करेंगे। और फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? यू हैव टू एक्ट वॉइस ऑफ वॉइसलेस एंड स्पीच ऑफ स्पीचलेस, इसको कहते हैं आप फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया शुड हैव अ वाइब्रेंट फॉरेन पॉलिसी। वहाँ पर स्पीच ऑफ स्पीचलेस बनना पड़ेगा, वॉइस ऑफ वॉइसलेस बनना पड़ेगा। जो ये छोटी कंट्रीज़ हैं इनकी वॉइस बनना पड़ेगा, आइलैंड्स की वॉइस बनना पड़ेगा, तभी जाकर एक ह्यूमैनिटेरियन तरीके से चीज़ें चल सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि चाइना कार्बन एमिट सबसे ज़्यादा करे और वो डैमेज के लिए फिर वो पे भी ना करे, है ना? तो यही बात है कि फिर इसमें आपके पास कंक्लूजन में और क्या दे सकते हैं आप? और आपका जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, है ना? एनजीटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं उसको स्टेटस। और इंडिया नीड्स टू हैव नेशनल कमीशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पर एक नेशनल कमीशन भी आनी चाहिए, विच शेल इंक्लूड टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ दोज प्रोफेशनल्स हु आर नोन फॉर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो एक मतलब कि एक नेशनल कमीशन फॉर क्लाइमेट चेंज होना चाहिए और एनजीटी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होना चाहिए। इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। और बाकी आपको ये वाला टॉपिक कवर हो चुका है। अब इसका जो एक माइंड मैपिंग मैंने बताई थी कि हम करेंगे, तो वो आपको एक अलग वीडियो में दे दूँगा मैं, है ना? और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड काफ़ी लंबी हो गई है ये वीडियो, क्योंकि ये टॉपिक कंक्लूड करना था, तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है अगर आपको डिटेल में जानना है चीज़ों की और अच्छे से देखना है चीज़ों को एक-एक करके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट in the next video with some new topic, and we will explain it in depth. So thanks for watching this video.